इस प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेषांक की सीरीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा होगा कि यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट में जब आप विज़िट करेंगे तो लगभग मैंने 12 से 13 वीडियोज़ आपके सामने दिए हैं, किंतु इस वीडियो को देने में थोड़ा सा समय लगा। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि अभी आपने देखा कि मेंस की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में इसका डोमिनेंस बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विशेषांक के 2 पेपर लगा दिए हैं। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश विशेषांक की हर सीरीज़ को यानी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और इसके विश्लेषणात्मक पहलू को भी देखेंगे, जिससे हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को टैकल कर सके। इसलिए इस पर एक थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए, प्रमुख पक्षी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, ये तीनों का एक प्रॉपर सेक्शन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आज मैं प्रमुख पक्षी विहार की चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से डायमेंशन लिया गया है। तो बच्चों देखिए, ये समझ के तुरंत वीडियो ऑफ मत कीजिएगा कि नहीं प्रमुख पक्षी विहार ये तो हम सब जानते हैं। कुछ नहीं जानते आप। शांति से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास लीजिएगा, तब बात समझ में आएगी। आज की क्लास में मैं आपके सामने वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा नहीं करूंगा, नेशनल पार्क की नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। इसके हर डायमेंशन को देखेंगे। तो इसमें मुख्यतः क्या चीज़ें हम देखेंगे, तो कुछ तो तथ्यात्मक बिंदु हैं इसके, जिसकी चर्चा करेंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि तथ्यात्मक बिंदु सदैव प्रीलिम्स के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या चीज़ें होंगी, इसका विश्लेषणात्मक पहलू, इससे प्रश्न क्या बनेगा, ये देखेंगे। और लास्ट में, क्लास के अंत में, मैं आपको 2 मुख्य प्रश्न, परीक्षा के 2 बड़े प्रश्न करवाऊंगा। तो इन प्रश्नों के साथ आप देखेंगे कि जो चीज़ें पढ़ते हुए जा रहे हैं उस पर आधारित होगा यह प्रश्न, और उसकी एक रूपरेखा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये ध्यान में रखना है कि क्लास का स्वरूप क्या है, इसके अकॉर्डिंग पूरा देखिए। चलिए आज शुरुआत करते हैं, प्रमुख पक्षी विहारों की चर्चा करते हैं। तो एक तथ्यात्मक पहलू ले लें। देखिए, पहली चीज़ तो समझ लें कि पक्षी विहार है क्या चीज़। देखिए, पक्षी विहार का मतलब एक ऐसा जलीय क्षेत्र, जैसा कि झील हो या बड़े बड़े तालाब हों, सरोवर हों, तो मुख्यतः वहाँ पर देसी और विदेशी पक्षी अपना आवास बनाते हैं, बाहर से भी, और देसी प्रजातियां भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर रुकते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करना आवश्यक है, और यह आवश्यक है कि ऐसे आवास जीवित रहें। तो इन्हें ही हम पक्षी विहार कहते हैं। तो इन पक्षी विहारों में जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के संबंध में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूपी, तो उसकी चर्चा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य रूपरेखा देख ले। लेकिन ध्यान रखना बच्चों की, इस स्लाइड को देख के ये ना समझ लेंगे बस हो गया काम, नहीं हुआ। इसके बाद भी बहुत बड़ा काम बचा है, तो उसको पहले पूरा देखेंगे, तब बात बनेगी। तो ये मैंने आपके सामने पक्षी विहार और उनके स्थान रखे हैं। आगे चल के मैं एक बेहतरीन कोड के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख लिए नवाबगंज पक्षी विहार। तो ये मुख्यतः कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है। अभी एक एक का मैं एक आपके सामने एक बृहद डिस्क्रिप्शन रखूंगा और चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझाऊंगा। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर को ही देखिए नोएडा के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी शब्द आए, नोएडा ये क्यों पड़ा है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से इसका नाम नोएडा है। मुख्यतः जो जिले का नाम है वो गौतम बुद्ध नगर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, प्रयागराज के बगल में। सुर सरोवर ये कहाँ पर है? तो आगरा में। पटना पक्षी विहार एटा में। पार्वती अरगा, देखिए कई जगह आपको पार्वती अरंगा मिल जाएगा, लेकिन अरंगा इसका सही उदाहरण उच्चारण नहीं है। हाँ, कई जगह पर अरगा का स्वरूप कुछ इस तरह से, ये वाला रा लगा के मिल जाएगा, बात वही है। पार्वती अरगा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? गोंडा में। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। और सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है?
बलिया में। तो ये तो एक सामान्य चीज़ें मैंने आपके सामने रूपरेखा रख दी। अब इनको मैं आगे चल के डिस्क्राइब करूँगा, किंतु आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी है। देखिए, मुख्यतः देखेंगे तो पक्षी विहारों में मुख्यतः 7 पक्षी विहार ही आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ पक्षी विहार को वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्थात पक्षी विहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो उनको WLS बना दिया गया। WLS का मतलब क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, इस नाम से हम इसे जानते हैं WLS को। तो कुछ को WLS बना दिया गया, यानी वो वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, किंतु सवाल ये है कि हैं तो वो पक्षी विहार ही। तो उन 7 के अलावा मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी कि आप उनको भी ध्यान में अच्छे से समझ लें, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके सामने चीज़ें स्पष्ट भी कर दी हैं कि किनको किनको WLS बनाया गया। तो जैसे देखिए, सूर सरोवर को WLS बनाया गया। अभी आप देखेंगे कि कोड के माध्यम से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। पटना पक्षी विहार को भी WLS बनाया गया, पार्वती अर्गा को भी WLS बनाया गया, समान पक्षी विहार को भी WLS बनाया गया, सुरहा ताल पक्षी विहार को भी WLS बनाया गया, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया। तो ये पक्षी विहार भी हैं और WLS भी हैं। अब देखें कि कुछ पक्षी विहारों को रामसर साइट के अंतर्गत रखा गया। तो पहले तो देख लें कि ये रामसर साइट है क्या। दरअसल क्या है कि ईरान में एक शहर है रामसर। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ, एक समझौता हुआ, विश्व के बहुत सारे देश के प्रमुख यहाँ इकट्ठा हुए। ये 1971 में इसको आर्द्र भूमि का कन्वेंशन बोलते हैं। आर्द्र भूमि का क्या मतलब है, आर्द्र भूमि में ही, अर्थात जैसे कि झील है, तालाब है, आर्द्र भूमि के क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र है, आर्द्र भूमि के क्षेत्र में ही तो पक्षी होंगे। तो उनके संरक्षण के लिए वेटलैंड कन्वेंशन लाया गया। इंग्लिश में से हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस स्थान का, उस आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि ऐसा देखा गया कि उन आर्द्र भूमियों में देसी और विदेशी पक्षी अपना आवास स्थापित करते हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पक्षी विहारों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रख दिया गया। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि एक दिमाग में एक हल्का सा स्केलेटन तैयार कर ले कि ये पक्षी विहार हैं जिनको रामसर साइट के अंतर्गत रखा गया। तो जैसे नवाबगंज पक्षी विहार को रखा गया, समसपुर पक्षी विहार को रखा गया, सांडी पक्षी विहार को रखा गया, बखीरा पक्षी विहार को, रामसर के अंतर्गत सूर सरोवर को भी रखा गया, पार्वती अर्गा पक्षी विहार को भी रामसर में रखा गया, समान पक्षी विहार को भी रखा गया। अब ये WLS भी हैं और रामसर भी हैं। कौन कौन, सूर सरोवर, पार्वती अर्गा और समान। तो ये WLS भी हो गए और रामसर साइट के अंतर्गत भी संरक्षित हैं। अभी मैं इनकी एक प्रॉपर कोडिंग आपके सामने रख दूंगा। तो ये चीज़ें इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो मैं कहूँगा कि आप अपनी नोट्स में इसको दर्ज कर लें। अभी आगे बहुत कुछ चीज़ें होनी है, वो देख लें। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2019 में सरसई नावर झील, ये दरअसल है कहाँ, इटावा के पास है नावर झील। तो सरसई नावर झील इसका पूरा नाम है, को रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक, 2021 में हैदरपुर मुजफ्फरनगर के में है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर में दरअसल ये हैदरपुर है, और इस आर्द्रभूमि को भी रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया 2021 में। ठीक, अब एक चीज़ और आपको थोड़ा समय ये देख लें कि 2021 में ये एक हो गया रामसर साइट हो गया, 2019 में ये एक रामसर साइट हो गया, इसको रामसर साइट के अंतर्गत रख दिया गया। अब आपको दो छोटा सा डेटा निकाल लेना है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार इनमें से कौन सा है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज वाला, और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। तो बच्चों देखो, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिखाता हूँ कि नवाबगंज पक्षी विहार के स्थान पर कई जगह आपको एटा पक्षी विहार भी आएगा।
एटा पक्षी का जो पटना बिहार है। क्योंकि ये सबसे छोटा तो है, ये 1.11 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग है, किंतु ये ध्यान में रखना है कि अब ये पक्षी विहार एक WLS भी बन चुका है, तो इसलिए इसका नाम नहीं आता, बल्कि सबसे छोटा पक्षी विहार के अंतर्गत नवाबगंज पक्षी विहार को ही रखा जाता है। तो ये क्लियरेंस आपका हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कोड बनाया है, जिस कोड के माध्यम से आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे रामसर साइट में शामिल होने वाले पक्षी विहार कौन कौन से हैं, तो इनका हमने कोड क्या बना दिया कि समसपुर के नवाब साड़ी पहनकर खीरा खाएं। आप अपने ढंग से भी न्यूमेरिक्स बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। समसपुर के नवाब साड़ी पहनकर खीरा खाएं। सूरदास का समान होता है सामान, लेकिन चूंकि मुझे कोड में दिखाना है इसलिए मैंने ये टर्म्स का यूज़ किया है। सूरदास का समान पार्वती जी के पास है। ये कोडिंग आपके सामने हो गई। समसपुर के नवाब साड़ी पहनकर खीरा खाएं, सूरदास का सामान पार्वती जी के पास है। 2-3 बार रट लीजिए, आ जाएगा। अब इससे कैसे निकालेंगे? समसपुर से हो गया समसपुर पक्षी विहार, नवाब से क्या हो गया नवाबगंज पक्षी विहार, साड़ी से सांडी हो गया। इसके मतलब वो टोन आना चाहिए, न्यूमेरिक्स जब भी आप बनाएं तो वो टोन आपको मिल रहा है, सांडी पक्षी विहार। खीरा से क्या हो गया बखीरा पक्षी विहार, सूरदास से क्या हो गया सूरसागर, और समान से समान पक्षी विहार, पार्वती से पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के ये 7 पक्षी विहार ऐसे हैं जो कि रामसर साइट में शामिल किए गए। 2 और हैं, अभी आपके सामने ये देखा आपने, सरसई नावर झील, और एक ये हैदरपुर, और एक और कोई है। कुल मिला के इस समय 10 हैं। अगर आपसे ये फैक्चुअल चीज़ पूछे तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 10 ऐसे पक्षी विहार हैं जो रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। इसके बाद देखिए WLS में शामिल पक्षी विहारों का एक मैंने कोड आपके सामने रख दिया है। जैसे पटना का सूर पार्वती का सामान ताल में फेंक दिया। सूर का मतलब अंधा। पटना जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पर कोई अंधा है, उसने पार्वती जी का सामान कुछ लिया और ताल में फेंक दिया। ऐसी मैंने एक कोडिंग बना ली, एक न्यूमेरिक्स बना लिया। पटना का सूर पार्वती का सामान ताल में फेंक दिया। ये 2-3-4 बार अगर आपने रट लिया तो आपका काम हो गया। इससे क्या निकल के आया कि कितने WLS हैं। ऐसे पक्षी विहार जिनको WLS के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है वो कौन कौन से हैं? पटना पक्षी विहार हो गया, सूर से सूरसागर हो गया, पार्वती से पार्वती अर्गा हो गया, समान से समान पक्षी विहार, और ताल से एक शब्द है सुरहा ताल। सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार। तो ये इतने पक्षी विहार हैं जो कि WLS में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपने इन दोनों कोडिंग के माध्यम से अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब हम लोग एक एक का थोड़ा डिटेल देखेंगे। उसके बाद लास्ट की स्लाइड में 2 प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पार्टिकुलर टॉपिक से उठाएगा। तो देखिए जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, अब इस नवाबगंज पक्षी विहार के लिए मैंने आपके सामने एक कोड बना दिया। क्या? 19 नवाबगंजे हैं, 19 नवाबगंजे हैं। तो नवाबगंजे से नवाबगंज पक्षी विहार हो गया, और 19 से हमने क्या ले लिया? उन्नाव। क्या ले लिया? उन्नाव। तो ये दरअसल स्थित कहाँ है? उन्नाव जिले में। तो इसका डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक सामान्य कोड आपके सामने इसकी अब स्थिति को दर्शा देगा, तो ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे इसकी स्थापना 1984 में उन्नाव जिले में इसकी स्थापना हुई 1984 में, और इसकी अब स्थिति कहाँ है? उन्नाव जिले में। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। इसका एरिया लगभग कितना है? 2.25 वर्ग किलोमीटर है, और 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया, पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, यानी WLS में जब इसे शामिल किया गया। तो अब ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दिया कि प्रश्न क्या बनाया कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार निम्नलिखित में से कौन सा है या कहाँ है?
तो आपको याद होना चाहिए कि नवाबगंज पश्चिम बिहार जो कि उन्नाव में है, उसी का एक नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। ये है आपका उन्नाव, तो यहीं पर है नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो हम लोग आगे बढ़ें। अगला पश्चिम बिहार कौन सा है? समसपुर पश्चिम बिहार। तो देखिए समसपुर के राय साहब, मान लीजिए कि समसपुर कोई गांव है, उसमें कोई राय साहब है, तो इससे क्या न्यूमेनिक्स बना कि समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? रायबरेली में। समसपुर के राय साहब, तो समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ हो गया? रायबरेली में हो गया। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई। कहाँ पर है ये? रायबरेली ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में, और इसका क्षेत्रफल लगभग 8 वर्ग किलोमीटर है। 8 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने एक अप्रॉक्स आपके सामने डिजिट रखा कि शायद आप अच्छे से याद कर पाएँ। हालांकि इस तथ्य की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, आप इसके स्थापना को भी ध्यान में रख सकते हैं, और कुछ विशेष चीज़ें कहीं से होंगी तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दूंगा। मुख्यतः उसकी अब स्थिति नहीं आपको भूलनी है, और उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक कोडिंग बना दी है, वो आप देख लीजिए। रायबरेली को अपने मैप पर अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे? तो आपको इसके पहले लखनऊ पहुँचिए, ये देखिए लखनऊ पहुँच गए, और इसके बगल में क्या है आपका? रायबरेली, ये है। तो समसपुर के राय साहब से क्या निकल आया? रायबरेली। रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार अब स्थित हुआ। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ें। लाख बहोसी पश्चिम बिहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार, तो इसके लिए देखिए एक मैंने न्यूमेनिक्स क्या बनाया, कान के नीचे लीख। लीख क्या होती है? जैसे जूं होती है ना, जूं, तो जूं की ही कैटेगरी होती है जुआ, जिसको हम बोलते हैं, बाल में पड़ जाती है जानवरों के, तो उसी की कैटेगरी में एक लीख होती है। तो उसी लीक से क्या हो गया? लाख बहोसी। ये तो हो गया पश्चिम बिहार का नाम, लेकिन मैंने एक न्यूमेनिक्स क्या बना दिया? कान के नीचे लीक, यानी कान से क्या हो गया? कन्नौज। क्या हो गया? कन्नौज। तो ये कन्नौज में लाख बहोसी पश्चिम बिहार स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। और अच्छी बात यह है जो इसमें आपको समझना है कि यह सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। कौन है ये? सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर का है। लाख बहोसी। तो कन्नौज को अपने मैप पर भी आप देख लें। तो कन्नौज को कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप कानपुर पहुंच जाइए। तो जब कानपुर आप पहुंच जाएंगे तो आप मान लीजिए कि कन्नौज पहुंच जाएंगे। ये हम कानपुर देहात आ गए, और इसके बाद यहाँ पर आ गए ये कन्नौज। ये एक लोकेशन थोड़ी सी दिमाग में रखनी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार हो गया। आगे बढ़ चलते हैं। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रख दूं, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, और आवश्यकता पड़े तो मेंस में भी कुछ जस्टिफाई करने के लिए, प्रश्न को जस्टिफाई करने के लिए कुछ आंसर रख दे, तो दमदार हो जाएगा आंसर, इसलिए ये ज़रूरी है। अब आ जाए बखीरा पश्चिम बिहार। मुख्यतः ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 28 वर्ग किलोमीटर का है। और नीली कीच मुर्गी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका चित्र भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। नीली कीच मुर्गी यहाँ का प्रमुख पक्षी है, ये ध्यान में रखना है। और इसके लिए मैंने कोड आपके सामने रख दिया, कबीर खाएं खीरा। तो कबीर से क्या हो गया? इसकी अवस्थिति कहाँ है? संत कबीर नगर। ये कहाँ भी मैप में दिखा देता हूँ मैं, संत कबीर नगर। और खीरा से क्या हो गया? बखीरा। तो बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ हो गया? संत कबीर नगर में। ये छोटे छोटे कोड्स बचकाने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड हो जाती है तो उसको दिमाग में होल्ड करने के लिए कुछ न कुछ आपको एक न्यूमेनिक्स की खूंटी बनानी पड़ती है, ये आवश्यक है। तो आप अपने ढंग से भी बना सकते हैं, मैंने इजीली चीज़ों को सर्व करने के लिए आपके सामने रख दिया। तो इसका एक खास डायमेंशन क्या आपने देखा कि नीली कीच मुर्गी यहाँ का प्रमुख पक्षी है। और बखीरा पश्चिम बिहार मुख्यतः कहाँ है? संत कबीर नगर में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। स्थापना को लेकर के नोट कर लीजिएगा, कहीं ज़रूरत पड़ जाए। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नीडेड फैक्ट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप रख लें दिमाग में। देख लें कि संत कबीर नगर है कहाँ पर है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो संत कबीर नगर के लिए यहाँ पर कोड यूज किया जाता है
SKN, यहाँ पर देखें इधर बस्ती का कुछ एरिया ले लिया और गोरखपुर का कुछ एरिया लेकर के ये SKN के नाम से लिखा है ना, SKN संत कबीर नगर। तो यहाँ पर है ये संत कबीर नगर, यहीं पर है ये बखीरा पश्चिम बिहार। अब आगे बढ़ें, छोटे छोटे फैक्ट के साथ मैं आपको डेवलप करा दे रहा हूँ। सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार मुख्यतः देखिए ये कहाँ पर है, ये इसकी अवस्थिति कहाँ है, हरदोई में, हरदोई में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ पर पर्पल सनबर्ड ये नाम का पक्षी पाया जाता है, पर्पल सनबर्ड। और मैं इसकी एक इमेज आपके सामने रख दिया हूँ, ये इस तरह का है ये पक्षी, देख लें, ये पर्पल सनबर्ड होता है। ये बहुतायत पाया जाता है सांडी पश्चिम बिहार में। और इसके लिए कोड भी मैंने आपके सामने रख दिया, साड़ी में लगी हरदी, तो हरदी से क्या हो गया, हरदोई, हरदी से क्या हो गया, हरदोई, हरदोई जिला है आपका। और साड़ी से क्या हो गया, सांडी, तो सांडी एक आइडिया बन जाएगा, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ हुआ, हरदोई जिले में हुआ। और इसमें पाई जाने वाला मुख्य पक्षी कौन सा है, तो पर्पल सनबर्ड। ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक, अब आप चाहें तो यहाँ पर से हरदोई इसमें देख सकते हैं, मैप को, आपके पास भी मैप होगा तो हरदोई देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, सूर सरोवर पश्चिम बिहार। अब देखिए इसके लिए कोड मैंने दिया कि सूरदास गए आगरा, सूरदास थे ना, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो मथुरा में थे और आगरा गए। तो आगरा से क्लियर हो गया कि सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, आगरा में। तो इसकी मुख्य अवस्थिति आगरा में है। 1991 में इसे इस्टेब्लिश किया गया और इसका क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का है। और यहीं पर कीठम झील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा की कीठम झील कहाँ पर है, सूर सरोवर में ही है, यानी इसी पश्चिम बिहार में है, या ये कह सकते हैं कि इसी झील में ये पश्चिम बिहार है। दोनों तरह से सवाल आए तो कर सकते हैं। अब देखिए इसे WLS में परिवर्तित कर दिया गया। WLS का मतलब क्या हुआ कि वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ये क्या चीज़ होता है, इसको आपको मैं अगली स्लाइड में दूंगा तो आप समझ पाएंगे। दरअसल जैव विविधता को संरक्षित करने के ये सब तरीके हैं। तो जैसे एक निश्चित जंगली क्षेत्र को जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको हम लोग WLS और नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित करते हैं। इनमें क्या मौलिक अंतर है, ये चीज़ें मैं आपके सामने अगले चरण में आऊँगा। पहली स्लाइड में तो मैंने आपको दिखाया है ना कि 3 मुख्य सेक्शन हैं जो एक ही, ये 3 मुख्य टॉपिक हैं जो एक ही सेक्शन के हैं। तो उनमें से आज हम लोग पश्चिम बिहार की चर्चा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग WLS और NPs के बारे में काम करेंगे। तो ये ध्यान में रख लेना है कि कीठम झील, आगरा, 1991, 4 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया और WLS के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये तो आपको पता हो जाएगा और आप अपने मैप में देखेंगे तो आगरा कहाँ है, यही है वो आगरा, ये क्षेत्र है आगरा। ठीक, अब आगे बढ़ें। पटना पश्चिम बिहार, तो देखिए इसकी अवस्थिति एटा जिले में है। कहाँ पर है, एटा। अपने मैप में आप देखिए ये है एटा जिला। ठीक, ये एटा जिला है। एटा जिला में इसकी मुख्य अवस्थिति है। 1990 में इस्टेब्लिश हुआ और 1.11 वर्ग किलोमीटर का है। अब ये है वन्य जीव अभयारण्य बन चुका है, यानी ये अब WLS वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका है। और इसके लिए मैंने कोड क्या दिया कि पटना में ईंटा चले, तो ईंटा से आपने क्या बना दिया, एटा। एटा आपका जिला है और पटना पश्चिम बिहार इसका नाम है। तो ये एक छोटा सा कोड आपकी इंफॉर्मेशन को परमानेंट आपके माइंड में स्टैब्लिश कर देगा। पटना में ईंटा चले, पटना में ईंटा चले, तो पटना से क्या हो गया, पटना पश्चिम बिहार, ईंटा से क्या हो गया, एटा। कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। और अगर आप बने रहेंगे तो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो आपके सामने रखूंगा वो भी आप देख लेंगे और फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब आगे देखें, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार।
तो मैंने आपको बताया कि कई बार आपको अरंगा मिल जाएगा, लेकिन भाई अरंगा नहीं है। हाँ, अर्गा को आप ऐसे के बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अरंगा नहीं है। लोग बहुत किताबें में लिख देती हैं, तो आप सावधान रहें। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। तो दरअसल ये मुख्यतः गोंडा, यहाँ पर देख लें, ये है वो गोंडा, फैजाबाद के ऊपर गोंडा जिला है। तो इसी गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार अवस्थित है। गोंडा जिले में इसकी मुख्य अवस्थिति 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। 10.85 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार नाम पड़ने के पीछे रीज़न क्या है कि पार्वती एवं अर्गा नामक यहाँ पर 2 गोखुर झीलें हैं। अब यह भी क्या है, WLS में परिवर्तित हो चुका है। गोखुर झीलें क्या होती हैं? किसी नदी के मुख्य धारा के अत्यंत विसर्पित हो जाने के कारण कुछ जलीय क्षेत्र मुख्य धारा से अलग हो जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, सो आई डोंट वांट टू स्किप इन ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी आप देख लें, इसे हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ऐसी 2 गोखुर झीलें हैं, पार्वती एवं अर्गा। तो इसीलिए इस पश्चिम बिहार का नाम क्या पड़ गया, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। कितना आसान है। अब इसके लिए मैंने एक कोड आपको बना दिया, इसको देख ले। पार्वती के अर्घा में गोंद लग गई। ठीक, तो गोंद से आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाएगा, गोंडा, राइट। और अर्घा क्या होता है कि जैसे देखिए, भगवान शिवलिंग देखा है आपने, भगवान शिव जी का ये प्रतीक है। तो इसके चारों तरफ जल छोड़ने के लिए जो एरिया है, इसे हम लोग अर्घा बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, अर्घा, अर्घा, अर्घा। तो अर्घा को अर्घा, दरअसल ये अर्घा से ही अर्घा बना है। तो मैंने कुछ ये कोड कर दिया कि पार्वती के अर्घा, और इस अर्घा को पार्वती का स्वरूप माना जाता है। पार्वती के अर्घा में गोंद लग गई। गाद गोंद होती है ना, वो चिपक गई कहीं, तो ये कोड बना दिया, पार्वती के अर्घा में गोंद लग गई। इसे याद कर ले। गोंद से हो गया गोंडा, तो गोंडा में कौन सा पश्चिम बिहार हो गया, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। ये बात क्लियर हो गई। अब फटाफट आगे बढ़ें। समान पश्चिम बिहार। ठीक, तो ये मुख्यतः कहाँ पर है, मैनपुरी में है। मैनपुरी कहाँ पर है, इटावा के पास मैनपुरी है। ये मैं खींच रहा हूँ, इसको आप देख लें, ये है मैनपुरी जिला। तो मैनपुरी जिला में समान पश्चिम बिहार है। 1990 में इस्टेब्लिश हुआ है। लगभग 5.2 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, और यह भी WLS में परिवर्तित हो चुका है। अब इसके लिए मैंने कोड क्या बनाया, सामने मैना बैठी है। तोता मैना होती है ना, मैना एक पक्षी है। तो मैंने बना दिया कि सामने मैना बैठी है। तो सामने से क्या निकल आया, समान पश्चिम बिहार। और मैना से क्या निकल आया, मैनपुरी। कहाँ पर है, मैनपुरी में है। तो मैनपुरी जिले में समान पश्चिम बिहार है। ये भी WLS में परिवर्तित हो चुका है, अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित हो चुका है। आगे देखें, सुरहा ताल पश्चिम बिहार। तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार ये मुख्यतः कहाँ पर है, इस चीज़ को समझें। ये बलिया जिले में है। अब इसे भी WLS के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अब जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसका नाम जयप्रकाश नारायण WLS अर्थात जयप्रकाश नारायण वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है, बदल करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग 34.13 वर्ग किलोमीटर का है। 1991 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बलिया कहाँ है ये देख ले, ये बिहार का बॉर्डर बनाने वाला जिला है बलिया, उत्तर प्रदेश की टेल, पूंछ। ठीक, ये है बलिया। देखिए, ये ललितपुर को उत्तर प्रदेश का पैर बोलते हैं, और उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश का जो शेर है, उत्तर प्रदेश का स्वरूप शेर का बनता था, वो सर था, वो तो अब चला गया। लेकिन बलिया को पूंछ बोलते हैं इस शेर का, और इस शेर का ये पंजा है, पैर है, और आगरा इसका नाखून है। ऐसे कुछ हम लोग न्यूमेरिक्स बनाते हैं यूपी के संदर्भ में। तो ये बलिया में है सुरहा ताल, और इसका नाम क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये मैंने दिखाया था पहले भी और अभी भी कि ये WLS में परिवर्तित हो चुका है। ठीक,
अब आगे देखें, ओखला पक्षी विहार। ओखला, तो ओखला दरअसल जिसको हम नोएडा कहते हैं, नोएडा आप लोग जाते हैं, दिल्ली का बॉर्डर है। अब यहाँ पर देखिए, मैं कहिए तो आपको बड़ा करके दिखा दूँ, ये गाज़ियाबाद हो गया और गाज़ियाबाद में गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम लोग GBN के रूप में लिखते हैं, यही है वो नोएडा। तो यहाँ ये इसका ज़िले का मुख्य नाम है गौतम बुद्ध नगर। नोएडा क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से इसको नोएडा बनाया गया है। मुख्यतः वो इस ओखला उस एरिया का नाम है, ठीक। तो वहाँ पर जो पक्षी विहार है उसकी अवस्थिति कहाँ हुई, गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा ज़िले में हुई। 4 स्क्वायर किलोमीटर का इसका लगभग एरिया है और ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। तो एक लिए मैंने इसके लिए ओखालो गौतम बुद्ध, ठीक, एक कोड मैंने बना दिया। मान लीजिए गौतम बुद्ध तपस्यारत हैं, उन्होंने भोजन वोजन सब त्याग दिया था और याद है कि तभी सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी। तो उसी तरह से सुजाता आई और बोली, ओ खा लो, भूखे मत रहो गौतम बुद्ध। ऐसा न्यूमेनिक्स दिमाग में बैठा लीजिए। तो ओ खा लो से क्या बन गया, ओखला, और गौतम बुद्ध से क्या बन गया, गौतम बुद्ध नगर। तो इस तरह से इसकी अवस्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो मैंने आपके सामने ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस रख दिए। हर एक बर्ड सेंचुरी का, हर एक पक्षी विहार का आपके सामने मैंने डिटेल कर दिया। अब हम लोग इसके कुछ अगले चरण में आगे बढ़ें। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्न की रूपरेखा स्पष्ट करूंगा, जिसको कि आप अपने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार करेंगे। तो वो आपके सामने है। एक देखिए, पक्षी विहार जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न पक्षी विहारों के आलोक में इस कथन की पुष्टि करें, ठीक। तो अब आप समझ लें कि जो वर्ड सेंचुरीज है उनका इम्पोर्टेंस जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन यानी संरक्षण से आप जोड़ें और इसको जस्टिफाई करें उत्तर प्रदेश के विभिन्न पक्षी विहारों के संदर्भ में, जैसा कि जिन पक्षी विहारों को आपने यहाँ पर पढ़ लिया और आपने देखा कि मैंने आपको 1-2 पक्षी विहार में कुछ खास तरह की पक्षियों के होने की मौजूदगी के बारे में आपको बताया। तो इन जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में आप पक्षी विहारों का डिटेल करते हुए एक इस प्रश्न को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कहीं से उठाया नहीं, क्योंकि कहीं कोई देगा भी नहीं। मेरी अपनी कला है, मेरा अपना ज्ञान है, तो मैंने आपके सामने रख दिया। ये 2 प्रश्न मैंने डिज़ाइन किए हैं और पार्टिकुलरली वो इस टॉपिक से आपको ढूंढ के कर लेना है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है उसी को स्क्रैच बना के मुख्य परीक्षा में लिख लें, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो एक तो प्रश्न ये दिया और एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों को रामसर साइट तथा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में बदलने का विचार जैव विविधता के संरक्षण की ओर महत्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक व्याख्या करें। ये 2 प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए। मतलब आप देखिए, जैसे मैं आपको पहली स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे पक्षी विहारों को रामसर साइट की तरफ के तहत संरक्षित किया जा रहा है और उनमें से कुछ को WLS यानी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आर्द्र भूमि की जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो, तो इसके लिए तो उसे रामसर साइट में डाला गया और सरकारी तंत्र और बेहतर ढंग से काम कर सके, पक्षियों के अलावा अन्य फ्लोरा और फौना जो उस जगह पर प्राप्त हैं उनको संरक्षित अच्छे से किया जा सके, इसके लिए उनको वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया गया। तो इन बातों को लेकर के जैव विविधता के संरक्षण पर फोकस देते हुए आप इसको इस आंसर को डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा पक्ष विपक्ष को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे जल प्रदूषण बहुत नुकसानदेह है, नगरों से निकलने वाला जो कचरा है जल के साथ वो किस तरह से प्रभावित करेगा, जो ऑक्सीजन डिमांड है वाटर की वो किस तरह से कम हो रही है, झीलों का स्वरूप किस तरह से संकुचित हो रहा है, जिससे पक्षी विहार यानी पक्षियों के लिए जो एक नेचुरल हैबिटाट है
आवास है उस पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, उस डायमेंशन को भी थोड़ा सा ले लीजिएगा और इन सारे डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए इन दोनों क्वेश्चन को डिज़ाइन कर दीजिए। देखिए आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इस क्लास में प्रीलिम्स के प्लस मेंस के डायमेंशन को मैंने कवर कर दिया। अगर आपने अच्छे से देखा है तो उन फैक्ट का यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चन को डिज़ाइन कर दें, जस्टिफाई कर दें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपके सामने यानी WLS की संकल्पना और उत्तर प्रदेश के WLS तथा नेशनल पार्क की संकल्पना और उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क से संबंधित न केवल बहुविकल्पी स्वरूप के फैक्ट रखूंगा बल्कि मुख्य परीक्षा के स्वरूप के कुछ प्रश्नों के साथ भी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।